गोलवलकर की औलादे, सावरकर के माफी वीर, माफी नाम वाले। फूलन तुमसे डरी थी, ना नांगेली, ना फातिमा, ना सावित्री, और हम भी तुम्हारे पितृ सत्ता की लाठियों से नहीं डरते। लोकतंत्र एक बढ़िया फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है और पिछले 150-200 वर्षों में इसे लेकर दुनिया भर में एक तरह की सहमति बनी है। लेकिन कभी कभी हमें टू मच डेमोक्रेसी की समस्या का सामना करना पड़ता है। ये बात अक्सर तब और प्रोमिनेंटली दिखाई देती है जब लोकतंत्र भी भारी पड़ने लगता है। ये बात लगभग हर लोकतांत्रिक देश में देखी जाती है। अपने देश के बारे में बात करें तो भारत का संविधान हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार देता है, लेकिन कुछ लोगों ने अपने लिए अधिकार का स्टॉक बिना रोक टोक के बढ़ा रखा है। अब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू जैसे कम्युनिस्टों के अरण्य को ही देख ले। क्या कहा? अरण्य का अर्थ समझ नहीं आया? अरण्य का अर्थ है जंगल। अब आप जेएनयू को कम्युनिस्टों के जंगल की तरह इमेजिन कीजिए, जहां एक से बढ़कर एक मूर्ख और लो आईक्यू वाले छात्र नेता मिलते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि उनका जन्म ही बकवास करने के लिए हुआ है। विश्वास नहीं होता तो आप इन्हें देख लीजिए। तो डीयू मांगे तो जमिया मांगे तो अलीगढ़ से तो पीयू से, या आप इन्हें देख लीजिए। Basically about against the occupation of Kashmir by the Indian state, and I make it very apparent here. I am not from Kashmir, but I believe that what is happening in Kashmir is in an Indian. या फिर इन्हें देख लीजिए। कि हमारे संविधान को कहीं ना कहीं हमसे छीना जाए और उनको भूलते हुए, उनको अलग करते हुए हम अपना आंदोलन को कभी नहीं जीत सकते। अच्छा, इन पुराने चावलों को देखने के बाद अब आप धान की नई फसल को देखिए। आरएसएस, हिटलर, गोलवलकर की औलादे, सावरकर के माफी वीर, माफी नाम वाले। फूलन तुमसे डरी थी, ना नांगेली, ना फातिमा, ना सावित्री, और हम भी तुम्हारे पितृ सत्ता की लाठियों से नहीं डरते। जी, ये है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की अध्यक्ष पद की उम्मीदवार विजय लक्ष्मी वाइंकट, जो अपने बेवकूफ साथियों को सबसे ज्यादा पसंद आने वाले हर शब्द को इतने स्ट्रेस से गुजर रही हैं कि बेचारे बैठे बैठे टूट जा रहे हैं। देखिए कैसे ये चीखने वाली आवाज आरएसएस को संबोधित करती है और गोलवलकर की तुलना हिटलर से करती है, सावरकर और उनकी माफी का जिक्र करती हैं और अचानक इजराइल का जिक्र करते हुए और भी जोर से चिल्लाते हुए बताती हैं कि फिलिस्तीन कैसे बचेगा। फिलिस्तीन जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। वक्त होना आसान नहीं, वक्त होना आसान नहीं, एक धूप का दरिया है और चाट के जाना है। दिलचस्प है ना? फिलिस्तीन का मुद्दा जेएनयू छात्र संघ चुनाव का फोकस पॉइंट बन बैठा है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट यही चाहता है। ठीक उस समय जब फिलिस्तीन समर्थक ही फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टीन विल बी फ्री का जेनोसाइडल स्लोगन लगाने में व्यस्त है। देखिए, इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही जॉर्डन नदी और मेडिटेरेनियन सी के बीच स्थित है, ना कि गंगा और बंगाल की खाड़ी के बीच किसी क्षेत्र में कि उसे भारत की एक यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में कैंपेन का मुद्दा बनाया जाए। ये क्या बताता है? ये यही बताता है कि भारत में लेफ्ट भारत का भले हो, पर उसे चलाने वालों ने अपना दिमाग किसी ग्लोबल लेफ्ट के पास गिरवी रख दिया है और उनके पास ऐसा कुछ है नहीं कि वे अपना दिमाग गिरवी से छुड़ाकर वापस ले आए। देखिए, इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद सदियों पुराना है और उसने सदियों से दुनिया को बांट रखा है। आइए हम इस खास नारे की बात करें जिसे स्वरा भास्कर जैसे भारतीय कट्टरपंथी सेलिब्रिटीज ने भी रोमांटिसाइज किया है। जब फिलिस्तीन समर्थक ये नारा लगाते हैं तो वे असल में सभी इजरायलियों, खासकर यहूदियों से छुटकारा पाना चाहते हैं। सदियों से उत्पीड़न झेलने वाला एक समुदाय आज भी हॉस्टाइल नेशन से घिरा हुआ है, लेकिन हाँ, एक छात्र संघ अध्यक्ष पद की उम्मीदवार इसे पूरी तरह से रोमांटिसाइज कर देना चाहती है। उनके भाषण का अगला भाग उन लोगों के लिए समर्पित है जिन पर 2020 के दिल्ली दंगों के साजिशकर्ता होने का आरोप है। वे जेएनयू के पूर्व छात्रों शर्जिल इमाम, उमर खालिद और जामिया की छात्रा गुलफिशा का जिक्र करती हैं और उन्हें पॉलिटिकल प्रिजनर्स यानी राजनीतिक बंदी कहकर संबोधित करती हैं और उनके प्रति सॉलिडारिटी व्यक्त करती हैं। इसी जेएनयू के छात्र उमर खालिद, शर्जिल इमाम, जामिया की छात्रा गुलफिशा और तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर्स को मैं अपनी सॉलिडारिटी देती हूँ। सवाल
ये है कि क्या ये कैंडिडेट ने अपना पूरा दिमाग ही गिरवी रख छोड़ा है? ये शर्जिल इमाम, उमर खालिद और गुलफिशा जैसे आरोपी राजनीतिक बंदी कैसे हुए? इनके ऊपर कई तरह के आरोप हैं। क्या उन आरोपों के लिए कोई सबूत अदालत में रखे नहीं गए हैं? दिल्ली दंगों की साजिश रचने वाले राजनीतिक बंदी कैसे हुए? और दंगों के इन आरोपियों के साथ सॉलिडारिटी व्यक्त करने को स्वतंत्रता की लड़ाई बताया जा रहा है। कोई छात्र नेता इतना डम कैसे हो सकता है कि वह छात्रों को भी डम समझे? और इनके चिल्लाने का स्टाइल तो देखिए, वे इतनी जोर से चिल्ला रही हैं कि उन्हें देखकर मुझे डर लगा कि उनके फेफड़े उनके मुंह से बाहर निकल जाएंगे, जो चीखते हुए काफी खुले हुए थे। फिर से आरएसएस पर निशाना साधते हुए वह टिप्पणी करती है कि कैसे आरएसएस के स्वयंसेवक जेएनयू में मार्च निकाल रहे हैं। क्यों नहीं? अगर भारतीय संविधान उन्हें नरसंहार के नारों और दंगियों को रोमांटिसाइज करने का अधिकार देता है तो संघ के स्वयंसेवक परिसर में क्यों नहीं घूम सकते? ये स्वयंसेवक कम से कम वे भारत के टुकड़े टुकड़े तो नहीं चाहते? अदिति नाम की एक और उम्मीदवार नारीवादी कार्ड खेलती हैं और कहती हैं कि ना तो फुले और ना ही फातिमा पितृसत्ता से डरते थे। यहाँ ये बताना जरूरी है कि तथाकथित फातिमा का कभी अस्तित्व ही नहीं था। जी हाँ, ये प्रोफेसर दिलीप मंडल की कल्पना मात्र थी, जिन्होंने इसी साल जनवरी में खुलासा किया था कि फातिमा एक ऐसा किरदार था जिसे उन्होंने पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका के रूप में गढ़ा था, लेकिन वह कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। अब जेएनयूएसयू के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार ऐसे लोगों को अपना आदर्श बना रहे हैं जिनका कभी अस्तित्व ही नहीं था। ये हराम नहीं तो और क्या है? इसके बाद उन्होंने ऐसे ऐतिहासिक व्यक्तित्वों का जिक्र किया जिनकी हल्की सी आलोचना भी अक्सर आपको जेल भेज सकती है। इसलिए हम उनसे दूर ही रहेंगे, लेकिन कम से कम यहाँ सर तन से जुदा नारेबाजी तो नहीं है। यहाँ दिलचस्प बात यह भी है कि वह लगातार उन लोगों के बारे में नफरत भरी बातें बड़े आराम से कर रही हैं जो वैचारिक तौर पर उनसे सहमत नहीं है और उन्हें चुनौती दे रही हैं कि वे इस नफरत को कैसे खत्म करेंगी। यहाँ गणित का कोई सवाल ही नहीं है। अरे वैसे यहाँ अदिति मिश्रा है, इसलिए बहुत संभव है कि वह खुद भी ब्राह्मण है, लेकिन झूठे देवताओं की पूजा करते हुए वह जो नफरत फैला रही हैं वह चिंताजनक है। इतनी कम उम्र में इस तरह का कट्टरपंथ भारत के भविष्य के लिए एक चेतावनी है। इस समय कोई बस यही उम्मीद कर सकता है कि कुछ साल बाद वे दंगों की साजिश रचने में ना पकड़े जाएं, क्योंकि अगर वे अपने वैचारिक नायकों को फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि एक दिन ये उन्हीं नायकों के साथ तिहाड़ में बैठकर रूस की क्रांति डिस्कस कर रहे होंगे। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।